बम बम बोले दोस्तों। मैं आज कुएं से जब पानी भरकर वापस आ रही थी तो गांव के ठाकुर का बेटा जो महज 15 साल का था, उसने मुझे देख लिया और 4 पहियों की गाड़ी लेकर मेरे पीछे पड़ गया। मैं आज बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से आज बचा पाई थी। मेरा नाम गुणवंती है। मैं गांव महजपुर में रहती थी, जहां एक खूबसूरत लड़की का जीना दुश्वार किया जाता था। लड़कियों की खूबसूरती का यहाँ धंधा किया जाता था। अगर यहाँ पर किसी भी गांव वाले की लड़की उम्र से पहले ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती थी तो गांव के ठाकुर उसे अपने यहाँ पर बुला लिया करते थे और 1 साल बाद उसे वापस घर छोड़ दिया करते थे। जब वह हवेली से बाहर आती तो उसके हाथ में एक छोटी सी जान होती। ठाकुर किसी भी गांव वाले की लड़की को नहीं छोड़ता था, फिर वो चाहे किसी भी उम्र की हो। जैसे ही उसे पता चलता था कि गांव में लड़की हुई है तो वह खुद उनके यहाँ जाते थे, उन्हें बधाई देने, और यह कहकर आते थे कि 12 वर्ष की होते ही इसे हमारे यहाँ भेज देना। जैसे ही वह 12 वर्ष पूरे हो जाते थे तो ठाकुर उन पर निगरानी रखने के लिए बोल देते थे। अगर लड़की सुंदर नहीं होती थी तो छोड़ दिया करते थे, नहीं तो वही करते थे जो बाकी सब लड़कियों के साथ होता था। बदसूरत होना वहाँ की औरतों के लिए वरदान होता था, जबकि वहीं खूबसूरत होना अभिशाप। ठाकुर ने यहाँ एक रीति होती थी जिसकी पत्नी उसी का राज। पहले ठाकुर निरावज, जो ना ज़्यादा जवान और ना ज़्यादा बुजुर्ग थे, उनकी पत्नी बीमारी के चलते जीवित नहीं रह पाए थे। गांव के लोग बताते थे जब उनका राज था तो घर की बहुएं बेटियां सुरक्षित रहती थी। गांव में बहुत खुशहाली थी। निरावत हर गांव वालों की बहुत मदद करता था। गांव में उन्होंने कई सारी टेक्निकल चीज़ें भी लगवाई थी। खेतों में गांव वालों के लिए जगह जगह मोटर के पंप, कीटनाशक की दवाइयाँ, अनाज की बीज जैसी सुविधाएं देते थे। उनके राज में गांव वाले राज करते थे, पर उनकी बीवी के जाने के बाद उनके भाई ने उनकी जगह ले ली। क्योंकि ये ठाकुरों का रिवाज होता था तो निरावत कुछ भी ना कह पाता था। दुष्यंत ये सब कुछ जो कर रहा था निरावत सब जानते थे, पर उसे कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि वहाँ पर निजात नाम का एक व्यक्ति था जो निस्वार्थ से उस ठाकुर से बंधा हुआ रहता था, जिसका राज गांव वालों पर चलता था, फिर वो चाहे गलत कार्य ही क्यों ना कर रहा हो। मान लो निजात वह पालतू कुत्ता था जिसे हर हालत में ठाकुर की रक्षा करनी होती थी। निज़ार के पूर्वजों ने भी यही काम किया था और आने वाली पीढ़ी भी यही कार्य करेगी। निरावत तो वह हवेली में ही कैद रहते थे। इधर मुझे बापू ने बताया था जब मैं पैदा हुई थी तो दुष्यंत के आदमी हमारे यहाँ पर आए थे पता करने के लिए कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी। पर मेरे बापू ने उन्हें झूठ बोल दिया कि बेटा हुआ है, क्योंकि मेरे बापू जो पहले से ही इतने डरे हुए थे कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी वही ना हो जो बाकी सब लड़कियों के साथ हुआ है। इसी के चलते उन्होंने गांव वालों और ठाकुर से इतना बड़ा झूठ बोला था और उन्होंने लड़के होने की खुशियां बनाई पूरे गांव के साथ। पहले तो मैं लड़के जैसी ही दिखती थी, पर जब मेरा शरीर उभर रहा था, औरत जैसे सांचे में ढल रहा था, तो मेरे बापू को मेरी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरा रूप छुपाने के लिए मुझ पर काला कोयला और सफ़ेद बाल, मोटे मोटे कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। उन्होंने यह काम धीरे धीरे करा जिससे गांव वालों को कोई शक ना हो, और मुझे अधेड़ उम्र का बना दिया। जब मैं 21 साल की हो गई तो मैं कुछ इस तरह दिखने लगी थी कि हर कोई मेरे साथ दोस्ती करना तक पसंद नहीं करता था, और मेरा सब मजाक बनाते थे। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी सब बोलते थे बूढ़े बाबा आ गए और यह काला कौवा कहाँ से आया। मेरे बापू ने मेरी भरी जवानी में इतना खूबसूरत, इतना बदसूरत बना दिया था, कभी कभार मैं खुद को ही देखकर डर जाती थी। मैं अपने बापू की मजबूरी भी समझती थी और ठाकुरों की कहानियाँ भी सुनी थी, पर मैं एक जवान लड़की थी जो अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी को महसूस करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो एक लड़की थी, मेरे भी कुछ अरमान थे। इसलिए मैं एक सप्ताह में एक बार अंधेरी रात को बाहर निकलती थी। रोज नदी के किनारे जाती थी अपना रूप और खूबसूरती को निहारने के लिए। मैं रोज़ रोज़ मोटे मोटे कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। उन्हें पहनकर ऐसा लगता था
कि जैसे मुझ पर किसी ने ईंट पत्थर लाद दिए हों। जब भी मैं रात को निकलती थी तो अगर कोई मुझे देखता था तो उसे लगता था कि भूत प्रेत हैं। मैं इसी का फ़ायदा उठा लिया करती थी। पर आज मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तभी ठाकुर के बेटे ने मुझे देख लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचते बचाते घर पहुंची और घबराते हुए मैं घर आई तो मेरे बापू बोले, क्या हुआ, ऐसी हड़बड़ी क्यों? मैंने कहा, बापू, आज ठाकुर ने बेटे ने मुझे देख लिया, अब क्या होगा? बापू बोले, कोई नहीं, उसे कभी भी ये नहीं पता चल पाएगा कि वो तू थी। पर यह कब तक चलेगा? इन कपड़ों को पहनना और ऐसा रूप बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बापू भी परेशान हो गए, पर तभी उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलकने लगी। मैंने कहा, इतनी परेशानी में भी आपके चेहरे पर खुशी? आँख में आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बापू बोले, बाहर शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं जल्द से जल्द उससे तेरी बात करता हूँ। बस थोड़े दिन तुझे यह दिखावा और करना पड़ेगा। मैं भी राजी हो गई कि आखिर यह अधेड़ उम्र का लिवाज जल्दी ही मुझसे दूर हो जाएगा। उसी दिन दोपहर में ठाकुर के आदमी गांव में एक ऐलान करने के लिए आए थे। मैं भी वहां जानने के लिए पहुंच गई कि आखिर ठाकुर क्या ऐलान करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव में एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। तभी पास में बैठे चाचा बोले, कैसा प्रोग्राम? वह बोले कि आपको अमीर बनने का एक अवसर मिलेगा। अमीर बनने का? पूरे गांव में इस तरह की हलचल मचने लगा। क्या मतलब तुम्हारा? ठाकुर यह प्रोग्राम एक ऐसे व्यक्ति ढूंढने के लिए कर रहे हैं जो उनकी रक्षा और निजात को टक्कर देने वाला हो, तभी उन्होंने यह प्रोग्राम आयोजित किया है और गांव के हर आदमी को इसमें अपना सहयोग देना है। अगर कोई आदमी इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगा, उसे कोड़े मारने की सज़ा दी जाएगी, तो सभी को भाग लेना पड़ेगा। एक और बात, एक तरफ गांव का आदमी होगा और दूसरी तरफ ठाकुर का आदमी। बीच में पैसों की गड्डी होगी। जो आदमी उस गड्डी को अपनी तरफ कर लेगा, वह ही ठाकुर का रक्षक बनेगा। ठाकुर ने यह ऐलान पता नहीं क्यों करवाया था। मेरे मन में तो कई सवाल उखड़ने लगे थे, क्योंकि गांव के आदमियों को इससे तो कोई एतराज नहीं था, पर मैं गुणवंती की जगह गुणवत्ता का रूप ले रखा था, तो मुझे भी इसमें भाग लेना था। जहाँ मैं बाहर से इतनी मोटी हट्टी कट्टी दिखाई देती थी, अंदर से शरीर तो औरत का ही था। जहाँ कहीं इस रूप से मैं अलग होना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ एक और परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम भी उस प्रोग्राम में लिखवा दिया। जिस दिन प्रोग्राम था, मैं वहाँ अधेड़ उम्र का बनकर गया। धीरे धीरे गांव वाले अपने अपने बारी आने का इंतज़ार करने लगे। प्रोग्राम चालू होते ही वह नोटों की गड्डी बीच में लगा दी गई। एक तरफ गांव वाले का आदमी, दूसरी तरफ ठाकुर का बेटा भी इसमें पार्ट लेने वाला था, पर पता नहीं किसके साथ उसकी जुगलबंदी होगी। एक भी गांव वाला उस प्रोग्राम में नहीं जीत पाया। अब मैं और मेरा दोस्त हरिया ही बचा था। जब हरिया अपनी बारी के लिए गया तो ठाकुर का आदमी आते ही उसे उठा लिया और नीचे पटक कर झंझोर दिया। अब मेरी बारी भी आ गई थी। मेरे तो घबराहट के मारे पसीने पसीने में नहा गया था, क्योंकि अब मैं और ठाकुर का बेटा ही बचा था। मैं कहाँ और ये कहाँ। सब लोग मुझे देखकर हंसने लगे, कहने लगे, जो वक्त से पहले ही बुढ़ा हो गया वो गांव को जिताएगा। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि झमेले से कैसे निकलूं। ऊपर से ठाकुर का बेटा, जो पहले से मुझ पर शक करता था, वो आज कहीं मुझे पहचान ना ले, इस बात का डर और सता रहा था। अब भगवान पर सब मैंने छोड़ दिया था। मैंने जब रस्सी को पकड़ा, उधर से उसने भी जोर लगाया। उसके बल के आगे मैं ज़रा भी टिक नहीं पाया और ज़मीन पर जहाँ पानी पड़ा था, उस पानी में जाकर गिर गया। सब फिर से मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे। मैंने एक बार और हिम्मत दिखाई और उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही उठी, सब गांव वाले, ठाकुर और उसका बेटा मुंह फटा रह गया, क्योंकि जिस पानी में मैं गिरी थी, मेरा सारा काला रंग साफ हो गया था और जहाँ काली का रूप लेकर घर से निकली थी, वहाँ आज मैं दूध जैसी गोरी दिखाई पड़ रही थी।
जब मैंने उन्हें यूं इस प्रकार हैरानी से देखा तो मैं समझ नहीं पाई। फिर से मैंने उस पानी में अपना चेहरा निहारने लगी। अब सबको सब कुछ और ठाकुर को भी पता चल गया था। उसने जरा सी भी देर नहीं लगाई यह सोचने में कि मैं गुणवंता नहीं गुणवंती हूँ। मैंने फिर ना आव देखा न ताव मेरे और मैं वहाँ से भाग निकली। घर जाकर मैंने अपने कपड़ों की पोटली बांधने लगी। तभी कुछ याद आया कि बापू को तो मैं वहीं प्रोग्राम में छोड़ आई थी। मेरी तो हालत बिल्कुल खराब हो गई थी कि अब क्या होगा। अब तो ठाकुर हमें नहीं छोड़ेगा। तभी ठाकुर के आदमी हमारी बस्ती में आ गए। मैंने अंदर से ही कुंडी लगा रखी थी। वे बाहर से ही बोले कि हमें तुम्हारी सच्चाई समझ आ गई है। ठाकुर का बेटा भी उनके साथ था। वह बोला, अब समझ आया कि उस दिन तुम ही हमसे छुप रही थी, छुपकर भाग रहे थे कि कहीं तुम्हारी सच्चाई किसी और को पता न चल जाए। पर इन ठाकुरों की आंखों से ना तो कुछ छुपा है और ना कुछ छुप पाएगा। मैंने ठाकुर से बात कर ली है। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। इतनी खूबसूरत औरत को मैं किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। पहले तो मैं ही तुम्हें छूऊंगा, फिर चाहे तो ठाकुर भी तुम्हें छू सकते हैं। उनके छूने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। एक दिन का समय है तेरे पास, हवेली पर कल 10 बजे आ जाना। मैं वहीं पर तुमसे शादी करूँगा। और यह रहा तेरे दुल्हन का जोड़ा, इसे ही कल पहनकर आना। और अगर नहीं आए तो जो तुम अपने बापू को वहाँ छोड़ आई हो, हम कल फिर से उन्हें यहाँ मार कर भेज देंगे। वह हंसते हुए वहाँ से निकल पड़े। मेरी तो जैसे दुनिया ही पलट गई थी। अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद गांव के लोग मुझे दिलासा देने के लिए आने लगे। इस गांव की यही रीत है बेटा, हर कोई खूबसूरत लड़की पहले ठाकुर के यहाँ जाती है और अपना सबसे पहला कुंवारापन वहीं पर उतरवाती है। रावत के राज में ये सब नहीं था, पर जब से उसकी पत्नी मरी है तब से उन्होंने अपना राजपाट दुष्यंत को सौंप दिया और उसने इसका शक्ति का गलत फायदा उठाया। गुणवंती, तुझे वहाँ कल जाना ही होगा। पता नहीं वो तेरे बापू के साथ क्या करेंगे और अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पास वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बस पूरी रात थी। मैं उस पूरी रात सोई नहीं। वो रात एक एक घंटा मेरे लिए कुछ मिनटों के बराबर हो गया था। सुबह होते ही ठाकुर की पालकी भी मेरे घर के सामने आ गई। मैं दुष्यंत के कपड़े पहनकर उसमें बैठ गई, जहाँ मैंने बुरे 21 साल अधेड़ उम्र बनकर अपनी ज़िंदगी काटी। आज मैं उसे कैसे बचाऊं इन दरिंदों से? कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। ये सोचते सोचते कब ठाकुर की हवेली आ गई पता ही नहीं चला। ठाकुर की हवेली पूरे दुल्हन की तरह सजा रखी थी। मेरे जाते ही वहाँ सब मुझ पर फूल गिराने लगे। जब मैं अंदर पहुँची तो सामने मंडप सजा हुआ था और ठाकुर का बेटा उस मंडप में बैठा हुआ था। मैंने जब चारों तरफ नज़रें घुमाई तो सब वहाँ पर औरतें ही थीं। कोई भी आदमी नहीं था उसकी सेवा में। अपने गांव की औरतें तो बहुत कम दिखाई दे रही थीं, बाहर की ज़्यादा दिखाई पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ठाकुर बाहर की गांव की औरतों को खरीदता है अपने हवेली की सजावट के लिए। बाकी सब आदमी तो बाहर खड़े थे। थोड़ी दूरी पर ही मैंने बापू को देखा। उन्होंने उन्हें जंजीर से बांध रखा था। मैं उनकी तरफ भागी। तभी ठाकुर दुष्यंत मेरे सामने आ गया और कहा, कहाँ भागे जा रही है? यहाँ पर एक चिड़िया भी हमारी मर्जी से नहीं उड़ती और तू बगैर हमारी मर्जी से अपने बापू के पास जा रही है। मैं रोते रोते बोली, एक बार मुझे अपने बापू से मिलने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वह बोला, मिल लेना, पहले तुम्हें ध्यान से देख तो लूँ। बड़ी ही खूबसूरत हो तू, बिल्कुल अप्सरा जैसी, पतली कमर, कोमल होठ, बड़ा गजब का शरीर है तेरा। तेरे साथ रात बिता के तो बड़ा मज़ा आएगा। पर इस बार यह चांस मैं पहले अपने बेटे को दे रहा हूँ। पहले तो वह तेरे साथ रात बिताएगा, बाकी सब रातें तू मेरे साथ रहेगी। चल अब बस जा और उस मंडप में जाके बैठ जा। उसने ताली बजाई। वह सभी औरतें मुझे लेकर जाने लगी और मेरे हाथ में जयमाला पकड़ा दी। मुझे छोटे ठाकुर के पास पहुंचा दिया गया। जो मेरी माला मेरे हाथ से बार बार गिरी जा रही थी, मैंने उसे हड़बड़ी में उठाने के लिए नीचे झुकी तो पास में ही ठाकुर निरावत बैठा हुआ था। मेरे दिमाग को जो सही लगा मैंने वो काम कर दिया।
मैंने निरावत ठाकुर को जयमाला डाल दी और उनसे शादी करने के लिए कहा। ठाकुर दुष्यंत समझ गया था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसने तलवार निकाली और मुझे निरावत को मारने के लिए आगे बढ़ा। निजाद, जो उस तख्त का रखवाला था, उसने वो है निरावत और मुझे मेरी रखवाली के लिए भागा। उसने चारों तरफ से हमें घेर लिया। ठाकुर दुष्यंत को उसे पहरेदारों ने ही पकड़ लिया था, उसके बेटे को भी। निजात बोले, तुमने बिल्कुल ठीक काम किया है निरावत से शादी करके। हम भी दुष्यंत ठाकुर को इस गद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। हम सब इनकी हरकतों के बारे में जानते थे। इनको गद्दी को पाने के लिए एक बेचारी लड़की से शादी की और उसे गलत दवाई देकर पागल बना दिया। निरावत ठाकुर की पत्नी के मरने के बाद ही इन्होंने यह फायदा उठाया और इस गद्दी पर बैठ गया। यह जब भी किसी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता था तो हम इसे रोक नहीं पाते थे, क्योंकि मैं इसका नहीं, इस गद्दी का रखवाला हूँ। पर आपने अब निरावत ठाकुर से शादी कर ली है तो बड़े के होते हुए कभी छोटा गद्दी पे नहीं बैठ सकता। अब हम दुष्यंत ठाकुर को सजा दे सकते हैं। बस निरावत ठाकुर एक बार बोले। निरावत ठाकुर ने उन्हें तहखाने में जिंदगी भर कैद रहने की सजा दी और मुझसे उसी मंडप में शादी कर ली। मेरे दिमाग को जो सही लगा उस वक्त मैंने वो किया, अपने लिए, अपने बापू के लिए, और निरावत से शादी कर ली। पहले मैं खुद अधेड़ उम्र की बनकर रहती थी और अब एक अधेड़ उम्र के आदमी से मैंने शादी कर ली थी जो मुझसे 25 साल बड़े थे। अब सब गांव वाले बहुत खुश रहते थे कि उनकी बेटियां अब सुरक्षित है। निरावत वापस से ठाकुर बन गया। मैंने भी उनके साथ रहकर राजपाट सीख लिया था। 10 साल बाद निरावत की मृत्यु हो गई। पर यहाँ पर यह कानून नहीं था कि आदमी के मरने के बाद औरत उसका राजपाट नहीं संभाल सकती। निराज ने मुझे ठकुराइन बना दिया। पर यह आज की दुनिया में सब आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम क्यों अपने गांव को बांध कर रखें। मैंने अपने गांव वालों को और निजात को आज़ादी दे दी थी। हवेली की सब औरतों को उनके घर वापस भेज दिया था और मैं भी अपने घर, अपने बापू के पास वापस आ गई थी। मैंने जितना भी वक्त निरावत के साथ बिताया था उस वक्त भी उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। वो केवल अपनी पत्नी से ही प्यार करते थे। पर मैंने उनके साथ इसलिए इतना वक्त बिताया ताकि ठाकुर दुष्यंत कहीं मेरे जाने के बाद वापस से ठाकुर न बन जाएं। मैं आज भी वही गुणवंती थी जो 10 साल पहले थी। मैंने हवेली को भी सरकार को सौंप दिया था। सरकार ने वहाँ पर एक सरकारी स्कूल बनवा दिया था। अब सब गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। मैं जो पढ़ाई से वंचित थी, मैंने भी अपनी पढ़ाई चालू कर दी थी। मैं नीताब से विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।